हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली काफ़ी डिले हो गई क्लास, मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फीवर आ रहा था, लेकिन स्वास्थ्य ठीक हो गया है। लेकिन कुछ टेक्निकल इशू आ गए हैं, जो लैपटॉप वर्क नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। 1-2 दिन लगेगा इसे सॉल्व करने में, लेकिन उससे अच्छा है कि क्लास डिले होने से अच्छा है थोड़ा मैनेज करके क्लास ले लिया जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम कब तक क्लास को डिले करेंगे, क्योंकि पहले हेल्थ ठीक नहीं था और फिर ये जो टेक्निकल इशू आ गया है उस प्रॉब्लम को सही करेंगे, टैकल करेंगे, ठीक है। तब पहले ले लेते हैं अपनी क्लास, उसके बाद 1-2 दिन में ये ठीक ही हो जाएगा, फिर प्रॉपर वे में क्लास चलने लग जाएंगी, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा है? ओशनिक करंट्स यानी सागरीय जलधाराएं, ठीक है। सागरीय जलधाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं, क्या इनका मैकेनिज्म होती है, क्या क्रियाविधि होती है, क्या इनके फैक्टर्स हैं, वो हम आज बताएंगे। मैप आप देख रहे होंगे, किसका है ये मैप किसका है? करंट्स का मैप है, ठीक है। ये किसका मैप है? सागरीय जलधाराओं का मैप है, यानी कि ओशनिक करंट्स का मैप है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा तो आप चल रहे हो, ये नाम है जैसे कि गल्फ स्ट्रीम है, बेंगुला करंट्स है, साउथ इक्वेटोरियल करंट है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ठीक है, और मोजाम्बिक करंट है। ये सब क्या है? करंट है। ये किस तरह से बनती हैं, कहाँ चलती हैं, ये सब बताएंगे। लेकिन आज ये हमारा फर्स्ट पार्ट है बेसिक। आज हम आपको कंसेप्ट बताएंगे कि किस तरह से ये बनती हैं और चलती है। उसके बाद सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में हम आपको बताएंगे क्या है, कैसे इंडियन ओशियन करंट्स कौन सी हैं, कौन सी अटलांटिक ओशियन करंट है और कौन सी पैसिफिक ओशियनिक करंट्स हैं, ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। तो पहले हम इसको मैप को कर लेते हैं, क्योंकि हमें दूसरी पीपीटी में डाउनलोड करना पड़ा था। पहले पीपीटी में हमने पहले मैप डाउनलोड कर लिया था, लेकिन फिर प्रॉब्लम होने के कारण वो पीपीटी बना ली थी, लेकिन फिर उसमें डाउनलोड नहीं हो पाया, ठीक है। तो वो अब सॉर्ट आउट होगी प्रॉब्लम, तब तक हम अपना क्लास तो बंद नहीं रख सकते ना, क्लास तो हमें कंटिन्यू लेना ही पड़ेगा। बाकी इसको हम देख लेंगे किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। 2 दिन टाइम लगेगा, सो ठीक आ जाएगा। तब तक हम प्रैक्टिस सेट करा देंगे अगर हम बेसिक से नहीं ले पाएंगे, लेकिन क्लास आपकी कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। तो आज स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक हमारा है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं क्या होती हैं? ओशियन करंट्स क्या होते हैं? सागरों में जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को धाराएं कहते हैं। यानी कि सागरों का जल एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने लग जाता है, यानी कि सागरों में ही, वो सतह पे नहीं, सागरों का जल जब सागर में ही एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने लग जाता है एक धाराओं के रूप में, तो उसे क्या बोलते हैं? सागरीय जलधाराएं बोलते हैं, ठीक है। यानी सागरों का जल एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को धाराएं कहते हैं। धाराएं धरातली भाग पर प्रवाहित होने वाली नदियों के समान ही होती हैं, इन्हें बोलते हैं समुद्री नदियां, इन्हें बोल लो, ठीक है। क्योंकि जैसे धरातल पर नदियां चलती हैं, यानी कि जो सरफेस पे नदियां होती हैं, वो ये समुद्र में नदियां हो रही, तो इन्हें समुद्री नदियां बोल रहे हैं, समुद्री धाराएं हो रही, ठीक है। सागरीय गतियों में धाराएं सर्वाधिक शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि इनके द्वारा सागरीय जल हजारों किलोमीटर तक बहा लिया जाता है, ठीक है। ये धाराएं बहुत ही शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि इनके फोर्स के द्वारा जो सागर का जो जल होता है, समुद्र का जो जल होता है, हजारों किलोमीटर तक बहा के लेके जाया जाता है, क्योंकि वो जहाँ विषुवत रेखा से पोल्स की तरफ, या ध्रुवों की हो या ध्रुवों से विषुवत रेखा की हो, ठीक है। महासागरीय धाराओं के अनेक आर्थिक लाभ होते हैं, इनके सहारे, ठीक है। अच्छा, पेन ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। पेन ही तो काम नहीं कर रहा है, लेकिन क्या ही करें, ठीक है। कौन सा? ब्लू कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो महासागरीय धाराएं हैं, इनके सहारे महासागरीय परिवहन मार्ग निश्चित किए जाते हैं, उत्तम बंदरगाहों की स्थितियां निर्धारित होती हैं, ठीक है। जो महासागरीय रूट्स होते हैं जिनमें शिप या जलयान चलते हैं, ये क्या करंट्स के द्वारा इनके निश्चित किए जाते हैं कि अगर ओशनिक करंट यानी समुद्री जलधाराएं चलेंगी तो ईजी वे में कम फोर्स लगाए हुए क्या है, शिप आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा इनका लाभ है, ये धाराएं पृथ्वी पर तापमान के संतुलन में पर्याप्त सहयोग प्रदान करती हैं, यानी टेम्परेचर को बैलेंस करती हैं, क्योंकि अगर विषुवत रेखा से, जैसे हम देखेंगे कि अगर ये जीरो इक्वेटर है और ये है, ठीक है। ये देखो कर्व काम बड़े मुश्किल से करता है, ठीक है। जीरो इक्वेटर है और ये 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री इक्वेटर है, पोल्स रीजन है, ये इक्वेटर रीजन है। 0 डिग्री तो आपको पता है कौन सा रीजन है? इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। इक्वेटोरियल रीजन है, और ये कौन सा है? पोलर रीजन, ठीक है। ये पोलर रीजन है, आर है ये, ठीक है। ये पोलर रीजन है, थोड़ा अब ये मैनेज कीजिएगा, आज ये पेन का काम नहीं हो पा रहा है, ठीक है। पोलर रीजन है ये 1 मिनट, देखो ये दिक्कत होने लगी, ठीक है। ये है पोलर रीजन,
तो आप क्या बताएं संतुलन कैसे कहते हैं, जो इक्वेटोरियल है वहाँ इंसोलेशन की जो मात्रा होगी अधिक मात्रा मिलती है, यानी कि सूर्य तप जो और सनलाइट है वो, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य की किरणें वो सीधी पड़ती है इक्वेटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई पाया जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर क्या है, हाई टेम्परेचर पाया जाएगा। और यहाँ पे सूर्य की किरणें पोलर रीजन पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और यहाँ इंसुलेशन कम मात्रा में प्राप्त होता है, यानी सूर्य तप कम मात्रा में प्राप्त होता है। तो और यहाँ पे टेम्परेचर क्या हुआ, कम पाया जाता है, ठीक है। यू नो दैट यहाँ पे टेम्परेचर कम पाया जाएगा। तो आप देखें कि जो इक्वेटर से जो चल रही हैं धाराएं, इक्वेटोरियल रीजन से यानी विषुवत-रेखीय धाराएं, मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागर, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर है, तो वहाँ से जो धाराएं जाएंगी किसकी तरफ, पोल्स की तरफ, ठीक है। ये है पोल्स की तरफ जो धाराएं जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या करेंगी, यहाँ से गर्म जल लेके जाएंगी, ठीक है, यहाँ से क्या है, गर्म जल लेके जाएंगी। तो वहाँ के जो रीजन है पोलर जो ठंडा रहेगा, तो जो स्नो वगैरह है उनको मेल्ट करने का काम, मेल्टिंग का काम करेंगी, यानी पिघलाएंगी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या उनके टेम्परेचर को बैलेंस करेंगी। और वहीं पोल्स रीजन से जो आएंगी धाराएँ, यानी कि उष्ण करंट से आएंगी समुद्री जल धाराएँ, ठीक है। जो समुद्री जल धाराएँ आएंगी इक्वेटोरियल रीजन पे, तो ये क्या है, ठंडे जल को लेके आती हैं। और जो ये इक्वेटोरियल रीजन रहेगा बहुत गर्म, तो इनको कुछ यानी कि टेम्परेचर को कम करेंगी, यानी टेम्परेचर को बैलेंस करेंगी। तो ये क्या काम है, टेम्परेचर को बैलेंस का भी काम करती है, ठीक है। टेम्परेचर बैलेंस का भी काम करती है ओशनिक करंट, ठीक है। नहीं तो अगर आपने देखा होगा कहीं पे जो पोलर रीजन होते हैं, यानी कि बहुत ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, यानी कि जो जमे हुए रहते हैं, फ्रीज होते हैं, वो वहाँ पे जाकर कई ओशनिक करंट से क्या करती हैं, पश्चिमी रीजन में ठंडी जलधाराएं जाती हैं। और जैसे पूर्वी रीजन में कौन सी जलधाराएं जाती हैं अभी आगे बताएंगे, ठीक है, गर्म जलधाराएं जाती पूर्वी क्षेत्र में महाद्वीपों के, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, वहाँ के टेम्परेचर को बैलेंस करती है। अभी आगे बताएंगे इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। और आगे भी प्रॉपर्टीज के क्या बताएंगे, क्या क्या प्रभाव होंगे, ये सारे बताएंगे। लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग बस। तापमान के आधार पर महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती है, पहला उष्ण धारा यानी कि वार्म करंट, और दूसरी ठंडी धारा। एक होती है उष्ण धारा, एक होती है ठंडी जल धारा, ठीक है। उष्ण धारा में वार्म करंट होती है जो विषुवत रेखा से यानी कि इक्वेटोरियल रीजन से आती है, और साथ वो क्या लेके आएगी, गर्म जल लेके आएगी। गर्म वाटर जो उसका वार्म वाटर होगा उसे बोलेंगे क्या, उष्ण जल धारा। और ठंडी जल धारा किसे बोलेंगे, जो पोलर रीजन से होके आएगी, यानी कि जो कोल्ड वाटर साथ में लेके आएगी, तो उससे बोलेंगे ठंडी जल धारा, यानी कि उसके रीजन के अकॉर्डिंग उनका नाम रखते हैं। और वो कौन सा उसके वाटर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उनका नाम होता है, ठीक है। अगर वो वार्म होगी तो क्या होगी, गर्म होगी, टेम्परेचर अधिक होगा, ऑब्वियस बात है। तो ये होगी वार्म करंट, और ठंडी जलधारा टेम्परेचर कम होगा, ये होगी वार्म करंट, ठीक है। ये सॉरी कोल्ड करंट होगी, ठीक है। ये कोल्ड करंट कहाँ से आएगी, यहाँ पर कोल्ड करंट आएगी पोलर रीजन से, और वार्म करंट आएगी इक्वेटोरियल रीजन से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है धाराओं की गति, आकार तथा दिशा में पर्याप्त अंतर होता है कि जो धाराएं की स्पीड क्या है, क्या साइज है, और उनके डायरेक्शन क्या है। इस प्रकार धाराओं में कई प्रकार के उप प्रकार सब डिवीजन पाए जाते हैं। जैसे प्रवाह है, प्रवाह क्या है, प्रवाह उसे कहते हैं जब पवन वेग से यानी कि जो विंड से यानी कि विंड के द्वारा जो सागर समुद्र होते हैं उनके ऊपर जो हवाएं चलती हैं, ठीक है। जैसे वो सनातनी हवाएं होती हैं या मानसूनी विंड्स होती हैं, या उनको बोलते हैं ट्रेड विंड्स वगैरह भी होती हैं। वो क्या करती हैं, अपने स्पीड के साथ समुद्र का जो ऊपर का जल होता है उनको आगे तक बहा के ले जाती हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, प्रवाह बोलते हैं, ठीक है। जब पवन वेग से प्रेरित होकर सागर का जल आगे की ओर अग्रसर होता है तो उसे प्रवाह कहते हैं। ये क्या है, ये क्या इसके विंड्स के द्वारा इसको बहा के लिया जाता है, क्योंकि ऊपर जो हल्का जल रहता है समुद्र में, नीचे होता है भारी जल। तो ऊपर जो हल्का जल होता है वो क्या होता है, हवाओं द्वारा बहा के लिया जाता है और काफ़ी किलोमीटर तक लेके जाया जाता है। इसकी गति तथा सीमा निश्चित नहीं होती, ठीक है। इसकी गति और सीमा निश्चित नहीं होती है, ठीक है। गति मंद होती तथा केवल ऊपरी जल ही गतिशील होता है। जैसे बताया कि नीचे का जो जल होगा, वाटर होगा, वो डेंस होता है, भारी जल होता है, ठीक है। डेंस और भारी जल होता है समुद्र के नीचे, ठीक है। उसको बहाकर ले जाना आसान नहीं होता, ठीक है। तो वो क्या, ऊपर का जो जल होगा उसको बहा के ले जाती है विंड्स, ठीक है। इसलिए इन्हें बोलते हैं प्रवाह, ठीक है। जैसे अटलांटिक प्रवाह, अभी मैप नहीं लगाया क्योंकि वो दूसरी पीपीटी में है, आगे हम जस्ट एक पीपीटी बनाएंगे उसमें मैप जरूर लगाएंगे। दूसरा दक्षिण अटलांटिक प्रवाह, ठीक है। दक्षिण अटलांटिक प्रवाह है, ठीक है। अटलांटिक प्रवाह और दक्षिण अटलांटिक प्रवाह ये क्या है, ड्रिफ्ट हैं, इन्हें बोलते हैं ड्रिफ्ट, ठीक है। जो प्रवाह क्या, जो वेग किससे प्रेरित होते हैं, किसके द्वारा चलते हैं, ये विंड के द्वारा चलते हैं, ठीक है। ये क्या किसके द्वारा चलते हैं, विंड के द्वारा चलते हैं। ये धारा है, ये समुद्र के ऊपर का जल ये
हवा के द्वारा बहा के लाया जाता है, यानी घर्षण द्वारा। हवा के जब उसका ऊपर चलती है तो इतनी फोर्स और स्पीड होती है कि अपने साथ ऊपर के जल को भी धकेलते हुए ले जाती है। उसको क्या बोलते हैं, प्रवाह या ड्रिफ्ट बोलते हैं, यानी कि किसके जल को, समुद्र के जल को, ठीक है, कई किलोमीटर तक धकेल के ले जाती है। लेकिन इनकी निश्चित दिशा नहीं होती है, ठीक है, और निश्चित सीमा भी नहीं होती। निश्चित गति क्यों नहीं होती, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है, विंड पे डिपेंड करता है। विंड कब बंद हो जाए और कब उसकी स्पीड कम हो जाए, उस अकॉर्डिंग ये ड्रिफ्ट चलती है, ठीक है। तो एक तो होगा प्रवाह, इसे ड्रिफ्ट बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा है धारा, इसे धारा करंट बोलते हैं। जब सागर का जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा की ओर तीव्र गति से अग्रसर होता है। जब यानी कि समुद्री जो वाटर होता है, यानी ओशनिक जो जल होता है, यानी वाटर होता है, जो सी वाटर होता है, जब वो एक निश्चित सीमा में, यानी कि इसकी पर्टिकुलर एक वो होती है, डायरेक्शन होती है, पर्टिकुलर इसकी लिमिट होती है, उसके अकॉर्डिंग ये स्पीड और इसकी पर्टिकुलर स्पीड होती है, उसके अकॉर्डिंग ये चलता है, ठीक है। इसकी गति प्रवाह से अधिक होती है, क्योंकि ये ऐसा होता है कि ये धारा होती है, एक चैनल के रूप में होता है, नहीं कि नैरो वाटर बॉडी होती है, ठीक है। ये समुद्र में ही ये क्या कहते हैं, एक निश्चित सीमा होती है और निश्चित डायरेक्शन होती है। जैसे कि अगर ये पोलर रीजन से, अगर पोलर रीजन से इक्वेटोरियल रीजन पे आ रहे हैं तो आएंगे, रेगुलर आएंगे, ये साल भर ही चलेंगे, ठीक है। ये कौन से, करंट, इनकी निश्चित स्पीड होती है, इतनी स्पीड में चलना है, ठीक है। तो ये क्या होती है, इनकी निश्चित सीमा और निश्चित दिशा होते हैं, ठीक है। तो इन्हें धारा कहते हैं। इनकी गति क्या होती है, प्रवाह से अधिक होगी। जो धारा है इनकी गति क्या होगी, प्रवाह से अधिक होगी। और थर्ड है विशाल धारा, ठीक है, स्ट्रीम। आज के लिख नहीं पा रहे ज़्यादा क्योंकि प्रॉब्लम कर रहा है ये पेन, ये प्रॉब्लम मैंने आपको बता ही दिया कि दिक्कत हो रहा है लैपटॉप में, 1-2 दिन बाद सही करवा लेंगे और उसके बाद रेगुलर क्लास चलेंगी, ठीक है। विशाल धारा क्या, स्ट्रीम। जब सागर का अत्यधिक जल भूतल की नदियों के समान एक निश्चित दिशा में गतिशील होता है। जैसे कि आपने देखा होगा लैंड पे यानी सरफेस पे जो नदियाँ होती हैं, ठीक है, ब्रॉड होती हैं, ठीक है, ब्रॉड होती है और काफ़ी इनमें क्या होती है, वाटर कैपेसिटी होती है, होल्डिंग कैपेसिटी होती है। उस अकॉर्डिंग यहाँ इसमें भी क्या होती है, समुद्रों में भी स्ट्रीम चलती हैं, ठीक है। ये जो क्या होती है, इससे प्रवाह धारा से, यानी कि नैरो थी, ये ब्रॉड लेवल पे होंगी, विशाल धारा होंगी, ठीक है। ये होती है सागरों की ज़्यादा जल होता है और ज़्यादा जल को क्या होती है, एक निश्चित दिशा में बहा के ले जाती हैं, ठीक है। कौन सी, स्ट्रीम। तो इन्हें विशाल कहते हैं क्योंकि ये प्रवाह से अधिक होती है। इनकी गति प्रवाह तथा धारा से अधिक होती है। जैसे खाड़ी की धारा या गल्फ स्ट्रीम इसके उदाहरण है, देखिए खाड़ी की धारा, गल्फ स्ट्रीम इसके उदाहरण है, ठीक है। पता है, अगर प्रवाह है तो वो अलग है, स्पीड के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। धारा है तो वो भी अकॉर्डिंग अलग है, इसमें कितनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भी अलग है। और विशाल धारा ये भी अलग है, किसके लिए, इसलिए इनके नाम अलग अलग है, ड्रिफ्ट, करंट और स्ट्रीम, ठीक है। नाम भी आपने देखा होगा, गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है, अटलांटिक प्रवाह है, ठीक है। और धारा तो फिर आपने ओशनिक करंट्स वगैरह पढ़ी हुई हैं, देखिए नॉर्थ अटलांटिक करंट वगैरह, ठीक है, और मोजाम्बिक करंट, ये सब अलग है, ठीक है। तो इसलिए इनके आकार, दिशा और इनकी स्पीड और इसमें वाटर लेवल कितना, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इनके नाम बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है धाराओं की उत्पत्ति। धाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति कई कारकों के सम्मिलित प्रयास के फलस्वरूप संभव हुई है। इनमें से कुछ कारक महासागरीय जल की विभिन्न विशेषताओं से संबंधित है तथा कुछ कारक पृथ्वी की परिभ्रमण तथा उसके गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित है, तथा कुछ बाहरी कारक भी, ठीक है। पृथ्वी के ऐसे है कि इंटरनल एक्सटर्नल कारक 2 फैक्टर काम करते हैं, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल कारक। इंटरनल, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसको कर्व होने में प्रॉब्लम होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है, फैक्टर, ठीक है, ये भी है फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। इंटरनल फैक्टर क्या है, जो समुद्रों का जल होता है उनकी भौतिक विशेषताएं और उनके आंतरिक गुणों का अकॉर्डिंग जो फैक्टर होते हैं उन्हें इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो पृथ्वी के परिभ्रमण यानी कि रोटेशन से और पृथ्वी के घूमने से यानी कि घूर्णन करने से जो एक बल उत्पन्न होता है, कोरियोलिस फोर्स, उसके कारण जो करंट्स उत्पन्न होती है उन्हें बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। तो पृथ्वी के परिभ्रमण से संबंधित कारक, फर्स्ट है पृथ्वी के परिभ्रमण से संबंधित कारक। पृथ्वी के परिभ्रमण से कैसे होता है, आप देखो, आपको बता दें, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे पृथ्वी है, यहाँ पे है 0 इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर लाइन, और यहाँ पे 90 डिग्री है पोल्स पे, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री पोल्स यानी पोलर रीजन है, पोलर रीजन है, और ये 0 डिग्री क्या है, इक्वेटोरियल रीजन यानी कि विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय,
इक्वेटोरियल रीजन। अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो देख लीजिएगा। हाँ ठीक है, क्योंकि लिखने में नहीं आ रहा है। तो ये है 0 डिग्री पे क्या है, इक्वेटोरियल रीजन है, ये है पोलर रीजन है। ठीक है, और पृथ्वी के परमंडल से कैसे होता है, जब पृथ्वी आप देखेंगे, अब यहाँ पे पृथ्वी बना लेते हैं एक जगह पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे पृथ्वी है, अरे यहाँ बना लें क्या, यहाँ बना लेते, 1 मिनट। आज तो हम पढ़ाएंगे कुछ भी हो जाए, प्रॉब्लम से तो लाइफ में आती ही रहती हैं, मेरी लाइफ ही हर्डल्स है पूरी। ठीक है, ये है अर्थ। ठीक है, यहाँ पे पोल्स हो गए अर्थ के। ये अर्थ हमारी अगर मूवमेंट करेगी तो किस तरह से मूवमेंट करती, रोटेशन करती है, यानी कि रोटेशन करती है। इसको अगर एक्सटर्नल, अच्छा यहाँ इसको कर देना, इरेज कर देते हैं। ठीक है, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो रही है, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अभी जस्ट बता दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं इसको। ठीक है, ये देखते हैं, ये पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी है, 1 मिनट, ले तो हम दूसरा रहे थे, हो रहा है ये। ठीक है, ये पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी है। 1 मिनट, 1 मिनट बच्चे, थोड़ा मैनेज कीजिएगा, थोड़ा बस। हाँ ठीक है, अब हो गया। ठीक है, ये पृथ्वी है। ठीक है, ये पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूमती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, इसके रोटेशन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट की तरह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। और जब ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमेगी तो क्या होता है, घूमने में ये लैंड का साथ जल नहीं दे पाता, जो समुद्री होता है, यहाँ पर बना लेते, ये समुद्री जो जल है वो क्या करता है, लैंड का साथ नहीं दे पाता है। ठीक है, तो फिर वो क्या होता है, वो पूर्व से पश्चिम की दिशा में, यानी कि छूट जाता है, साथ नहीं दे पाता, वो पीछे छूट जाता है, तो फिर ये पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमने लग जाता है। तो इससे किसकी उत्पत्ति होती है, विषुवत रेखी धाराओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये पूर्व से, यानी ईस्ट टू वेस्ट पृथ्वी घूमती है, पश्चिम से पूर्व। और लेकिन ये क्या होता है, जब ये पृथ्वी घूमती है तो जो समुद्र का जल होता है इसका साथ नहीं दे पाता और पीछे छूट जाता है। ठीक है, पीछे छूटने के बाद ये उल्टा घूमने लग जाता है, कैसे, ईस्ट टू वेस्ट घूमने लग जाता है। ठीक है, तो इससे कौन सी धाराओं की उत्पत्ति होती है, कौन सी धाराओं की उत्पत्ति होती है, विषुवत रेखी धाराओं की उत्पत्ति होती है। किस धाराओं की, विषुवत रेखी धाराओं की। ठीक है, विषुवत रेखी धाराओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है, किससे होती है, ये पृथ्वी के घूमने से। ठीक है, लेकिन जब पृथ्वी घूमती है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट, तो कुछ जल इसके साथ भी घूमता है, चला जाता है, क्योंकि सभी जल तो नहीं छूटेगा, कुछ जल जो छूट जाता है तो वो ईस्ट टू वेस्ट घूमने लग जाता है और कुछ जल इसके साथ हो जाता है। ठीक है, तो इससे कौन सी धाराओं की उत्पत्ति होती है, जिसके साथ, मतलब कभी कभी कुछ जल पृथ्वी के परिभ्रमण दिशा के साथ ही हो जाता है, तो वो कौन सा जल होता है, इसमें कौन सी धारा की उत्पत्ति होती है, वो विषुवत, यानी कि प्रति विषुवत रेखी धारा की उत्पत्ति होती है। यानी वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट चलेगी विषुवत रेखी धारा, और ईस्ट टू वेस्ट चलेगी विषुवत रेखी धारा, और वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि इधर से हम चला के ऐसे कर दें इसको। ठीक है, इसका एरो बना देते हैं ऐसे। ठीक है, ये कौन सी धारा है, ये अंदर है पृथ्वी के, बाहर ना निकाल देना, ये हम आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ये जो चलेगी वेस्ट टू ईस्ट, ये होगी प्रति विषुवत रेखी धारा। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो रही, देखो अब अच्छा पेन ले रहे कोई दूसरा, ये होती है प्रति विषुवत रेखी धारा। विषुवत रेखी धारा। ठीक है, इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, यहाँ पे इतना लिख ले रहे हैं, रेखी धारा। ठीक है, विषुवत रेखी धारा, प्रति विषुवत रेखी धारा की उत्पत्ति होती है। तो वो कैसे चलती है, यहाँ पे हम एरो करके आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, विषुवत रेखी धारा चलेंगी ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, वेस्ट, और प्रति विषुवत रेखी धारा चलेंगी वेस्ट टू ईस्ट।
ठीक है। ये इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? पृथ्वी के परिभ्रमण से, यानी कि रोटेशन से। रिवोल्यूशन ही, रिवोल्यूशन अलग होती है, वो परिक्रमण गति होती है। परिक्रमण गति उसे बोलते हैं जब परिक्रमा करते हैं, जैसे कि हम अभी जाते हैं मंदिरों में परिक्रमा करते हैं, तो ऐसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उसे बोलते हैं रिवोल्यूशन यानी परिक्रमण गति। और परिभ्रमण गति होती है जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर यानी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अपने एक्सिस पे 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, उस गति को यानी लट्टू की तरह खुद घूमना, ठीक है, उस गति को बोलते हैं परिभ्रमण गति। इसी गति से क्या कोरियोलिस फोर्स होता है, जिसके घूमने से एक फोर्स उत्पन्न होता है, यानी कि इमेजिनरी फोर्स उत्पन्न होता है, उसे बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। तो इसके कारण ही क्या होती है, इन धाराओं की उत्पत्ति होती है, विषुवत की धारा और प्रति विषुवत की धारा, यानी कि इक्वेटोरियल करंट एंड काउंटर इक्वेटोरियल करंट, इनकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सागर से संबंधित कारक, ठीक है। नेक्स्ट है सागर से संबंधित कारक। सागर से संबंधित कार्य जल्दी करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं, फिर थोड़ा और लेंगे। ये है कि बेसिक थोड़ा कंसेप्ट समझ लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा तो लैपटॉप प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं बच्चे, ठीक है। आज तो मैनेज कर ही सकते हैं ना, क्योंकि हमारे 6-7 महीने का तो साथ है ना, इतना तो मैनेज कर ही सकते हैं ना, ठीक है। सागर से संबंधित कारक, तापमान में भिन्नता, कौन कौन से कारक हो जाएंगे सागर से संबंधित फैक्टर्स, कौन कौन से हो जाए? तापमान में भिन्नता, लवणता में भिन्नता, घनत्व में भिन्नता, यानी कि टेम्परेचर में डिफरेंस, सैलिनिटी में डिफरेंस यानी लवणता, और घनत्व में डिफरेंस यानी डेंसिटी में डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे हम बना लें, इसको मिटा दें, यहीं पे समझा देते हैं, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं। एक तो यहाँ पे लाइट इतना जा रही है, कुछ पूछो ही मत। ये 1 मिनट, बार बार लाइट ऑन करो, लाइट अप डाउन करो, ठीक है। तापमान में डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे है 0 इक्वेटर, यहाँ पे है 90 डिग्री, पृथ्वी की बात कर रहे हैं, अर्थ की, ठीक है, पोल्स रीजन की, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर अधिक होगा क्योंकि इंसुलेशन अधिक होता है, यानी कि सूर्य तप की मात्रा अधिक होती है, ज़्यादा यानी सीधी तिरछे मिलती हैं तो इंसुलेशन ज़्यादा मिलेगा। और 90 डिग्री यानी पोल्स रीजन पर टेम्परेचर कम पाया जाए, इंसुलेशन जो होता है उसकी मात्रा कम होती है, यानी कि सूर्य तप की मात्रा कम होती है, ठीक है। क्या होती है? सूर्य तप की मात्रा कम होती है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा पानी, यहाँ पे कौन सा जल होगा? यहाँ पे देखो पोलर पे होगा कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर, ठीक है, कोल्ड वाटर। और यहाँ पे होगा जो इक्वेटर पे होगा वार्म वाटर, ठीक है। कौन सा होगा? काम देखो ऐसे ऐसे नहीं कर रही है काम, 1 मिनट। यहाँ पे होगा वार्म वाटर, ठीक है। यहाँ होगा वार्म वाटर, ठीक है। ये वार्म वाटर यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे होगा हाई सैलिनिटी आएगी, यहाँ पे हाई सैलिनिटी है। इक्वेटोरियल रीजन में क्या है? हाई सैलिनिटी, यानी कि 0 डिग्री जो अक्षांश है वहाँ पे नहीं, लेकिन कर्क रेखा मकर रेखा यहाँ के रीजन पे क्या होती है? सैलिनिटी हाई पाई जाती है। ये प्रॉब्लम हो रही, बार बार लाइट अप डाउन कर रही है, इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? हाई सैलिनिटी, ठीक है, हाई सैलिनिटी है। और यहाँ पे क्या है? लेस सैलिनिटी है, ये लेस सैलिनिटी, ठीक है, ठीक है, लेस सैलिनिटी यहाँ पे पाई जाएगी। तो देखेंगे तो वाटर क्या है? कम खारे भाग से जल अधिक खारे की ओर, यानी कि अधिक खारे भाग की ओर चलने लग जाता है। कम खारे भाग से यानी कि लेस सैलिनिटी यहाँ से चलेगा, यहाँ किसके तरफ? इक्वेटोरियल रीजन के, पोलर से कौन से चलेगा? इक्वेटोरियल रीजन की तरफ वाटर मूव करने लग जाएगा, यानी कि कम खारे भाग से जल अधिक खारे भाग की ओर
यानी कि कम खारे भाग से जल अधिक खारे जल की ओर अग्रसर हो जाता है, ठीक है, ये चलने लग जाएगा, ठीक है। और ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है यहाँ पे, क्योंकि हाई सैलिनिटी है और फिर ये क्या है पोल्स, तो यहाँ पे जब तल ये क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा हाई लेवल, यानी वाटर हो जाएगा, यानी कि वाटर का लेवल हाई हो जाएगा। तो ये यहाँ से टेम्परेचर के अकॉर्डिंग यहाँ से चलने लग जाएंगी धाराएं, किसके तरफ, पोल्स रीजन की तरफ, ठीक है, पोल्स रीजन की तरफ चलने लग जाएंगी धाराएं, ठीक है। तापमान में डिफरेंस के कारण, यानी टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण इक्वेटोरियल से रीजन कहाँ चलने लग जाएंगी, पोल्स रीजन की तरफ धाराएं चलने लग जाती हैं, ठीक है। सैलिनिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि जहाँ पे डेंसिटी भी, ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी है, यहाँ पे क्या है, कोल्ड वाटर में डेंसिटी अधिक होती है, ठीक है, कोल्ड वाटर में डेंसिटी अधिक होती है, कोल्ड वाटर में डेंसिटी अधिक होती है, ठीक है, ठीक है, कोल्ड वाटर में डेंसिटी अधिक होती है। और यहाँ बताएं वार्म वाटर में डेंसिटी कम होती है, ठीक है, डेंसिटी कम होती है, यहाँ पे कर देते हैं डेंसिटी इसमें वार्म वाटर में कम होगी और कोल्ड वाटर में डेंसिटी कम ज़्यादा होगी। तो क्या होगी, तो जब यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, तो अधिक डेंसिटी से क्या कम डेंसिटी की ओर चलने लग जाती हैं, ठीक है। अधिक खारे क्या होता है, हमेशा उच्च घनत्व जहाँ होगा, ठीक है। तो क्या हो जाता है, ध्रुवीय भागों में हम देखेंगे एक बार, एक्चुअली अभी हम बंद कर रहे थे उसको, थोड़ी आराम से आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। क्या होता है, ध्रुवीय भागों में कम सूर्य तप के बाद भी, ध्रुवीय भागों में कम सूर्य तप के बाद भी कम तापमान के कारण उच्च घनत्व पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे, ध्रुवीय भागों में उच्च घनत्व पाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, परंतु हिम पिघलने से लवणता कम हो जाती है, ठीक है। हिम पिघलने से इसमें लवणता, देखो लेस सैलिनिटी है और हाई सैलिनिटी कहाँ पे आती है, यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन पे, ठीक है। और यहाँ पोल्स रीजन पे, यहाँ पे लिख दें पोल्स है, ठीक है, अब आप लोग समझ जाएं, पोल्स यहाँ पे है इक्वेटोरियल। ये तो दिमाग खराब ही कर रहा है, इक्वेटोरियल, ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन है, ये पोल्स रीजन है, ठीक है। तो क्या होता है, ध्रुवीय भागों में कम सूर्यताप के बाद भी कम तापमान के कारण उच्च घनत्व पाया जाता है, परंतु हिम पिघलने से, यानी कि जो स्नो होती है वहाँ उसके पिघलने से, यानी कि जो आइस होती है और ग्लेशियर होते हैं, उनके पिघलने से लवणता कम हो जाती है, जिस कारण घनत्व कम हो जाता है, ठीक है, घनत्व कम हो जाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ध्रुवों से ठंडे जल की धाराएं, ध्रुवों से ठंडे जल की धाराएं विषुवत रेखा की ओर चलने लग जाती हैं, ठीक है। ये ध्रुवों से ठंडे जल की धाराएं विषुवत रेखा की ओर चलने लग जाएंगी, ठीक है। और जब यहाँ पे आएंगी और वो वाटर इकट्ठा करेंगी, और वाटर इकट्ठा करेंगी तो वाटर का क्या होगा, तल ऊंचा हो जाएगा, और ये उच्च तल से फिर निम्न तल की ओर फिर ये धाराएं चलने लग जाएंगी, किसकी तरफ, पोल्स की तरफ। तो यह एक तरह से सर्किल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्कुलेशन ऑफ ओशनिक वाटर, यानी कि वाटर का, यानी कि ओशनिक करंट का ये सर्किल बन जाता है। विंड, ये एक सर्किल हो जाता है, जैसे विंड का सर्कल होता है ना, विंड सर्कुलेशन करती है, उस तरह से इसका भी एक सर्किल बन जाता है, ठीक है। किसके कारण, टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण धाराएं चलती हैं, लवणता के डिफरेंस के, यानी कि सैलिनिटी का यहाँ पे बता रहे कि लेस सैलिनिटी से देखो हाई सैलिनिटी की तरफ चल रही हैं, और उच्च यानी कि निम्न घनत्व से, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं जो डेंसिटी है, यहाँ उच्च डेंसिटी है और यहाँ पे क्या होती है, निम्न डेंसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे उच्च डेंसिटी से निम्न डेंसिटी की ओर धाराएं चल रही हैं, ठीक है। और देखेंगे तापमान की भिन्नता के कारण, यानी कि उसके कारण भी, यानी कि तापमान की डिफरेंस के कारण भी धाराएं चल रही हैं, क्योंकि जहाँ पे अधिक तापमान है वो किसके तापमान के, ठंडे जल धारा के, यानी ठंडे क्षेत्र की ओर धाराएं चलती हैं, और ठंडे से क्षेत्रों से क्या है, गर्म क्षेत्रों की तरफ धाराएं चलने लग जाती हैं, ठीक है। हाँ, और एक बात अब बता दें कि जो कोल्ड वाटर होता है वो उसमें क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, लेस सैलिनिटी होती है, और डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो जो वाटर होगा वो क्या होगा, भारी होकर, यानी कि भारी होकर, डेंस होकर नीचे बैठेगा, नीचे बैठेगा तो नीचे आधा वो जो बोलते हैं ना अंतःस्थलीय प्रवाह, यानी कि समुद्र के नीचे नीचे, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे हम आपको बना दें, फिगर के बनाते हैं, ये समुद्र, दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा कलर, ठीक, ये समुद्र है। इसमें देखेंगे ऊपर जो हल्का
जल होता है, यानी कि हल्का पानी पाया जाएगा जो समुद्र में वाटर होगा, ये क्या होगा, हल्का होगा। और नीचे होगा वो डेंस होगा, ठीक है, नीचे क्या होगा, वो डेंस होगा। ये नीचे जो होगा ये डेंस पाया जाएगा, ठीक है, नीचे जो डेंस पाया जाएगा। तो क्या होता है, जो इनमें अधःतली यानी कि आप देखेंगे अंतः प्रवाह, यानी कि इसके अंदर अंदर ये वर्टिकल लेवल में इस तरह से धाराएं चलने लग जाती कि अधिक से अधिक डेंस से कम डेंस की तरफ इस तरह से सर्कुलर मोशन में धाराएं चलने लग जाती हैं, ठीक है। अधिक डेंस से कम डेंस की तरफ सर्कुलर मोशन में धाराएं चलने लग जाती हैं। आप देखोगे जैसे कि दबाव है, प्रेशर से भी धाराओं के यानी कि दबाव से भी घनत्व में अंतर आता है, ठीक है। सागरों के ऊपर से नीचे जाने पर दबाव बढ़ जाता है, यानी प्रेशर बढ़ जाता है, जिस कारण घनत्व भी अधिक हो जाता है, ठीक है। जैसे कहेंगे प्रेशर बढ़ेगा तो क्या मतलब उसकी डेंसिटी भी अधिक हो जाएगी। इस तरह सागरों के ऊपरी भाग में हल्का जल तथा गहराई में कौन सा जल मिलता है, गहराई में भारी जल मिलता है, जिस कारण जल में लंबवत गति उत्पन्न हो जाती है। इस तरह से यानी कि वर्टिकल रूप में इस तरह से धाराएं चलने लग जाएंगी, वर्टिकल रूप में, ठीक है, लंबवत गति उत्पन्न हो जाती है, इस तरह से धाराएं चलने लग जाएंगी। ये वर्टिकल में ये इस तरह से, ठीक है, धाराएं चलने लग जाएंगी, यानी कि इसकी डेंसिटी इस तरह, इससे हल्का जल है तो ऊपर हल्का जल आएगा, ठीक है। ये इधर जाएगा तो ऊपर से ये भारी जल है, ये ऊपर जाएगा तो हल्का जल इधर आ जाएगा, यानी कि ये भारी जल है, जब ऊपर आएगा हल्के जल के ऊपर आ जाएगा, और ये हल्का जल है ना, यानी कि ये हल्का जल है वो भारी जल के पास आएगा। इस तरह से सर्कुलर मोशन में धाराएं चलने लग जाती हैं वर्टिकल रूप में, यानी लंबवत गति के रूप में उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। और एक और बात बता रहे थे कि ये पोल्स रीजन में है, पोल्स रीजन से जो धाराएं आती हैं वो अंतः प्रवाह के रूप में आती हैं कि नीचे, क्योंकि भारी जल होता है तो वो सागर के नीचे नीचे धाराएं चलती हैं। एक सागर के सतह पर धाराएं चलती हैं, एक सागर के नीचे अंतःस्थलीय धाराएं चलती हैं। तो पोल्स रीजन से जो इक्वेटोरियल की तरफ धाराएं चलती हैं, यानी कि जो समुद्री धाराएं चलती हैं, वो कैसी अंतःस्थलीय होती हैं, यानी कि नीचे समुद्र की चलती हैं, ठीक है, यानी कि भारी जो जल होता है उस तरह से चलेंगे। लेकिन ये जो इक्वेटोरियल रीजन से पोल्स की तरफ जाती है वो सतह से होकर चलती हैं, ठीक है, वो नीचे नहीं सतह से होकर चलेंगे, यानी कि समुद्र के ऊपर से होकर चलेंगे। ऊपर वाला वाटर वो मूव करेगा और जो पोल्स से आएगा वो नीचे वाला वाटर होगा, क्योंकि वो डेंस वाटर होता है, यानी भारी जल होता है तो नीचे बैठता है, ठीक है, नीचे बैठेगा तो नीचे नीचे ही गति करेगा, ठीक है। तो इसकी दो गति होती है, कहीं ऊपर दूसरी धारा चल रही हो समुद्र के और नीचे कोई और धारा चल रही हो, लेकिन नीचे जो ओशनिक करंट है वो दूसरी हो, इस तरह से मूवमेंट करती है, ठीक है। और पानी के घनत्व में अंतर जो होता है, यानी कि जो डिफरेंस पाया जाएगा डेंसिटी में, तो ठीक है, तो उसे महासागरीय जल धाराओं के ऊर्ध्वाधर गति को प्रभावित करता है, यानी कि लैटिट्यूडिनल जो लॉन्गिट्यूडिनल आप समझते हैं, हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, वर्टिकल जो गति हो जाती है, वर्टिकल जो स्पीड है वो इसी से मिलती है, ठीक है, किससे, घनत्व में अंतर के कारण, ठीक है। जैसे पानी के घनत्व में अंतर आता है तो महासागरीय जल धाराओं में ऊर्ध्वाधर गति, जिसे बोलते हैं वर्टिकल गति, को प्रभावित करता है ये, ठीक है। ये आपको बता दिए महासागरीय धाराओं को तापमान के आधार पर गर्म और ठंडी जल धाराओं में क्या किया जाता है, बांटा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दें, ओह माय गॉड, इतने बार तो लाइट हमने जाते नहीं देखी है, आज पढ़ाना मुश्किल हो जा रहा है, लेकिन मैं क्लास लेके ही रहूँगी, कितने बार भी लाइट चली जाए, बहुत हो गया, अब नहीं हो पाएगा डिले, ठीक है। लाइट को बार बार, एक्चुअली आपको लग रहा होगा मैम बार बार कहाँ चली जा रही हैं, बोल नहीं रही हैं, तो यही प्रॉब्लम हो रही है, बार बार इसको हमको, क्योंकि अंधेरा पड़ा हुआ है बिल्कुल ही कमरे में, तो इसको हमको बार बार फ्लैश ऑन करना पड़ रहा है लाइट का, मोबाइल का, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट हम आपको क्या बता रहे थे, महासागरीय धाराओं के तापमान के आधार पर गर्म और ठंडी जलधाराओं में बांटा जाता है, जैसे भी बताया। और ये महासागरीय कारक अभी हम बताएंगे, पहले एक बात सुन लीजिए आप, उसके बाद फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ठंडी जलधाराएं ठंडा जल और गर्म जो जल क्षेत्रों में लाती हैं, ठंडी जलधाराएं ठंडा जल गर्म जल क्षेत्रों में लाती हैं, ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, जो ठंडी जलधारा हैं महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि महाद्वीप के जो पश्चिमी कोस्ट होते हैं उधर ही हमेशा क्या पाए जाते हैं,
डेजर्ट पाए जाते हैं। इनका रीज़न यही है कि ठंडी जलधाराएं ठंडा जल गर्म जल क्षेत्रों में लाती हैं और ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती हैं। ये दोनों ऐसे ये दोनों ही गोलार्धों में ये ऐसा होता है, ठीक है, दोनों ही गोलार्धों में होता है। और उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों यानी उच्च जो अक्षांश लैटिट्यूडनल उच्च लैटिट्यूड्स होंगे जो वो होंगे कौन से 90 डिग्री वगैरह, ठीक है, और निम्न लैटिट्यूड 0 डिग्री। अब ये भी बताने की जरूरत तो ना पड़े, ठीक है। गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ये जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं, ठीक है। क्या होती है, एक बार और सुनिए, ठंडी जलधाराएं ठंडा जल गर्म जल क्षेत्रों में लाती हैं और ये महाद्वीप के पश्चिमी तट पर बहती हैं। ऐसा ये दोनों गोलार्धों में होता है और उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ये जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं। ओरली बता रहे हैं क्योंकि हमारा पेन काम नहीं कर रहा, नहीं तो भी लिख के बता देते। सेकंड है, गर्म जलधाराएं गर्म जल को ठंडे जल क्षेत्रों में पहुंचाती हैं और अधिकांशतः महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती हैं, ठीक है। ये अधिकांशतः महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती हैं। ये दोनों गोलार्धों में ऐसा होता है, पर उत्तरी गोलार्ध में ये जलधाराएं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती हैं, ठीक है। क्या होते हैं, उत्तरी गोलार्धों में ये जलधाराएं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बाह्यसागरीय कारक, ठीक है। बाह्यसागरीय कारक क्या होते हैं, इसके यानी कि एक्सटर्नल हो गया, अब इंटरनल हो गया, अब एक्सटर्नल देख लेते हैं। ये भी बाह्यसागरीय कारक क्या होते हैं इंटरनल के, ऐसा नहीं पता था इतनी लाइट जाएगी, ना तो कुछ दिख रहा है ना कुछ, कि पेन भी समझ नहीं आ रहा कहाँ चलाएं, ठीक है। वायुदाब तथा हवाएं यानी प्रेशर के कारण और हवाओं के कारण, ठीक है। वायुदाब तथा हवाएं यानी प्रेशर के कारण तथा हवाओं के कारण, और दूसरा है वाष्पीकरण तथा वर्षा यानी वाष्पीकरण के कारण तथा वर्षा के कारण। अच्छा, अब हम इसको मिटाएं, उसके बाद हम इसी में ही करेंगे क्योंकि हम इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक, मिटा देते हैं। ये आपको स्क्रीनशॉट कर लेना या समझ लेना एक बार जब से पढ़ाएं, ठीक है। बाह्य कारक में क्या आएगा, वायुदाब तथा हवाएं, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं, दूसरा कलर ले रहे हैं, ठीक है। वायुदाब तथा हवाएं वाष्पीकरण तथा वर्षा, ये फैक्टर हो जाएंगे बाह्य सागरीय कारक, ठीक है। एक सागर से संबंधित का तापमान था, लवणता था, घनत्व था, और बाह्य सागरीय कारक क्या होंगे, यानी कि सागर से बाहरी सागर इंटरनल कारक नहीं होंगे फैक्टर, ये एक्सटर्नल फैक्टर होंगे। वो कौन से, वायुदाब तथा हवाएं यानी प्रेशर एंड विंड्स, ठीक है, और वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो ये किस तरह से वर्क करता है, करंट्स को मूवमेंट करने में, यानी कि ओशनिक करंट्स को मूवमेंट यानी जल धाराओं को मूवमेंट करने में किस तरह से काम करता है, ठीक है। अब देखेंगे दबाव की बात करेंगे, जैसे देखते हैं ठीक है, लैंड ऑफ वाटर, ठीक है। अगर बात करें लैंड ऑफ वाटर यानी वाटर की बात करें, ठीक है, तो हाई, जैसे लैंड पर देखो वाटर की बात करें तो जहाँ पे हाई प्रेशर होगा, ठीक है, हाई प्रेशर होगा, प्रेशर को इतना ही लिख देते हैं। अगर हाई प्रेशर होगा तो वहाँ पे क्या होगा, लो वाटर पाया जाएगा, लो वाटर लेवल पाया जाएगा, ठीक है, वाटर लेवल पाया जाएगा, ठीक है। जहाँ पे लैंड वाटर की बात करेंगे हाई प्रेशर है तो वहाँ लो वाटर पाया जाएगा। और बात करते हैं जहाँ पे लो प्रेशर होगा, यहाँ हाई प्रेशर के जहाँ पे लो प्रेशर होगा वहाँ पे हाई वाटर लेवल पाया जाएगा, हाई वाटर लेवल पाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रेशर क्या होता है, जैसे प्रेशर का मतलब जो एयर है ना वो वायुमंडल में क्या है, वायुमंडल में दबाव डालती है, यानी वायुमंडल जो एयर गैसें होती हैं वो क्या होती हैं कि उसमें गैसों के द्वारा क्या होता है, सतह पे दबाव डालता है, ठीक है, सतह पे दबाव डलेगा। तो कि जहाँ पे हाई प्रेशर पाया जाएगा तो वो वाटर लेवल लो पाया जाएगा, क्योंकि वाटर लेवल क्या है, लो तल पाया जाएगा। और जहाँ पे लो प्रेशर होगा वहाँ पे हाई वाटर लेवल का वो, क्योंकि उस पर एक्चुअली अगर जब प्रेशर लो होगा तो वहाँ पे क्या हो, प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो वाटर जो लेवल होगा यानी वाटर का जो तल होगा तो ऊंचा उठेगा वो, ठीक है, ऊंचा उठेगा। और जहाँ पे हाई प्रेशर होगा यानी कि प्रेशर ज़्यादा होगा, दबाव ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, जो वाटर लेवल होगा लो होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे दबाव पड़ रहा है तो समुद्र का जो लेवल होगा जो तल का वो लो हो जाएगा। देखो फिर आ रही, पता नहीं क्या अप डाउन हो रहा है, क्या साइक्लोन आ रहा है यार, ऐसे लग रहा है, ठीक है, ठीक है। इस तरह से ये वर्क करता है प्रेशर। तो जल क्या होता है, न्यून दबाव क्षेत्र से, क्योंकि निम्न दबाव क्षेत्र से
निम्न दबाव क्षेत्र से, यहाँ लिख दें निम्न दबाव क्षेत्र से, 1 मिनट, लिखने में ही तो नहीं आ रहा, यही प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा सुन लीजिए आप लोग, आज काम चलाइएगा, ठीक है। तो क्या होता है, जल न्यून दबाव क्षेत्र से यानी कि लो प्रेशर से, वाटर लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ओहो, बस थोड़ा ही बचा है। वाटर क्या है, न्यून दबाव, निम्न दबाव क्षेत्र से यानी कि लो प्रेशर से, उच्च दबाव क्षेत्र की यानी कि हाई प्रेशर की तरफ मूव करने लग जाता है, ठीक है, हाई प्रेशर की तरफ, ठीक है, मूव करने लग जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जल न्यून दबाव क्षेत्र से यानी न्यून दबाव क्षेत्र से यानी निम्न दबाव क्षेत्र से उच्च दबाव क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने लग जाता है जल, ठीक है। ये हो जाएगा किसके कारण, वायु दाब के कारण, ठीक है। और हवाएं, जैसे कि आपने देखा होगा, आपने नाम सुना होगा, अभी जस्ट हमने पढ़ाई था, ट्रेड विंड्स यानी व्यापारिक हवा, ठीक है। व्यापारिक हवाएं हैं, ये क्या चलती हैं 30 डिग्री के यानी कि विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटोरियल लाइन के 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ ही चलती है, ठीक है। और ये साल भर चलने वाली हवाएं हैं। तो इन हवाओं के प्रभाव में यानी कि आकर भी ये क्या होती हैं, धाराएं चलती हैं, ठीक है। जो सनातनी और मानसूनी जो होती हैं विंड्स, उनके कारण भी धाराओं की क्या होती हैं, गति और उनकी डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है। हवाएं में इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये ट्रेड विंड्स है ना, पूर्व दिशा से आती है, जैसे पूर्वा भी बोलते हैं, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर चलती है। तो वो अपने साथ में ही किसको, वाटर को भी लेके जाती है, ठीक है, क्योंकि वो स्पीड से आ रही, तो उसके साथ जो समुद्र का जल होगा वो भी प्रवाहित होने लग जाएगा, यानी कि वो भी चलने लग जाएगा। तो क्या होता है, ये वायु हवाओं का भी इसमें इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, ये भी एक फैक्टर होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है ईस्टर्नली विंड्स होती हैं, वेस्टर्नली विंड होती हैं, ठीक है। ये होती हैं क्या, मध्य उच्च अक्षांशों में, मध्य उच्च अक्षांश कौन हो गए, उच्च तो सबसे 90 डिग्री हो गए, ठीक है। हाई लेटीट्यूड उसमें हो गए 60 या 65 डिग्री के अबव ये चलती हैं। और ये भी अपने साथ क्या है, इनकी डायरेक्शन को चेंज कर देती है वायु दाब की, ठीक है। आज ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ा पाएंगे विस्तार में, क्योंकि फिर ये पता पेन भी वर्क नहीं कर रहा है, फिर आपको ऊपर से जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है वाष्पीकरण तथा वर्षा। वाष्पीकरण तथा वर्षा, इसका भी इफेक्ट होता है, ठीक है। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, फिर हम इस पे ही समझा दे रहे हैं, ठीक है। वाष्पीकरण वर्षा का इफेक्ट कैसे पड़ेगा, आपने देखा हो जहाँ पे इवेपोरेशन दर ज़्यादा होगी, ठीक है, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन कम होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं इवेपोरेशन, इवेपोरेशन ग्रेटर देन प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। अगर इवेपोरेशन ग्रेटर देन प्रेसिपिटेशन, अगर ये है कि वाष्पीकरण ज़्यादा है बरसात से यानी कि वर्षा से, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वाटर लेवल क्या पाया जाएगा, वाटर लेवल होगा लो, वाटर लेवल पाया जाएगा। वाष्पीकरण होगा तो ऑब्वियस है, तो कि वहाँ पे वाष्प द्वारा जो जल है वो ऊपर वायुमंडल में यानी कि एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, तो वाटर लेवल कौन सा पाएगा, लो वाटर लेवल पाया जाएगा, लो वाटर लेवल पाया जाएगा। आज तो बहुत और भी अच्छे से बच्चे समझाते हैं, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है पेन, बहुत अंदर से खीस आ रही है इसलिए, ठीक है। तो क्या पाएगा, लो वाटर लेवल पाया जाएगा। और फिर दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, और अगर ये स्टार बना क्रॉस मत कीजिएगा, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या पाया जाएगा, अगर प्रेसिपिटेशन ग्रेटर देन इवेपोरेशन, ठीक है, ग्रेटर देन इवेपोरेशन, एक मिनट, ठीक है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। अगर क्या प्रेसिपिटेशन हाई है, किससे, वाष्पीकरण से, ठीक है। जहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो रहा है वाष्पीकरण से, तो वहाँ पे वाटर लेवल क्या पाया जाएगा, ये बताने की जरूरत नहीं, हाई वाटर लेवल पाया जाएगा, ठीक है। ये तो पता है, जो वर्षा ज़्यादा है और वाष्पीकरण कम है, तो वाटर लेवल क्या होगा, हाई वाटर लेवल पाया जाएगा, हाई वाटर लेवल पाया जाएगा। बहुत अच्छे से समझाने वाले थे हम, लेकिन ये पेन काम नहीं कर रहा है, तो जिस तरह से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, तो किस तरह से करंट फिर चलने लग जाएंगे, जो जल वर्षण है
तो जल जो वर्षा हो रही यानी जल वर्षण अधिकता से वाष्पीकरण की अधिकता की ओर प्रवाह होने लग जाएगा। कि जल वर्षण अधिकता से यानी कि प्रेसिपिटेशन का होता है वर्षण। वर्षण किसका होता है? वर्षण भी कई प्रकार का होता है, यानी कि हेलिंग हो रही है, ठीक है। जल वर्षण यानी कि जल वर्षण अधिकता से यानी प्रेसिपिटेशन जहाँ ज़्यादा हो रहा है उधर से वाष्पीकरण की अधिकता की ओर प्रवाह होने लग जाता है, ठीक है। कहाँ से हो जाता है? ये प्रेसिपिटेशन है, ठीक है। ये जल वर्षा प्रेसिपिटेशन है। तो इस तरह से एवोपरेशन की तरफ यानी कि अधिक जहाँ वर्षा हो रही है वहाँ से लेकर एवोपरेशन की तरह प्रवाह होने लग जाएगा, ठीक है। फिर एवोपरेशन से फिर ये प्रेसिपिटेशन की तरह प्रवाह होने लग जाता है। इस तरह से सर्कल बन जाएगा। यानी कि जब एवोपरेशन होगा तो ये क्या होगा, जो वाटर होगा, ओशनिक वाटर होगा, वो एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। और फिर वो एटमॉस्फेयर में वो एवोपरेशन होने के बाद फिर बादल वगैरह क्लाउड्स वगैरह बनेंगे, तो फिर वो प्रेसिपिटेशन होगा तो वापस जल फिर क्या समुद्रों में आ जाएगा। इस तरह से पूरा ये सर्कल चलता रहता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किस तरह से ये चलने लग जाएगी करंट से। ये जल वर्षण की अधिकता जहाँ होगी, जल वर्षण अधिकता जहाँ होगी तो अधिकता से वाष्पीकरण की अधिकता की ओर प्रवाह होगा। यानी कि प्रेसिपिटेशन की अधिकता से इवेपोरेशन की अधिकता की तरफ प्रवाह होने लग जाएगा, ठीक है। वाष्पीकरण से प्रेसिपिटेशन से इवेपोरेशन की अधिकता की ओर प्रवाह होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इस तरह से फैक्टर काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है धाराओं की दिशा में परिवर्तन लाने वाले कारक। कौन से कारक जो धाराओं की दिशा में परिवर्तन लाते हैं, ठीक है। पहले तो तट की दिशा का आकार, यानी कि तट की दिशा का आकार धाराओं की दिशा में यानी परिवर्तन की चेंज कर देते, डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। जैसे कि है पहला है कौन सा, तट की दिशा का आकार, कि जब महाद्वीपीय भाग सागरी धाराओं की दिशा में लंबवत रूप से पाए जाते हैं तो धाराओं के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तथा धाराएं महाद्वीप तट से यानी टकरा कर समानांतर चलने लग जाती हैं। जैसे कि हम एक फॉर एग्जांपल बताएं, जो विषुवत रेखीय धारा है ब्राजील तट से टकराने पर दो भागों में विभाजित हो जाती है, ठीक है। उत्तरी शाखा खाड़ी की धारा के नाम से संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे चली जाती है, और तथा दक्षिणी जो शाखा है ब्राजील की धारा के नाम से ब्राजील तट के सहारे दक्षिण की ओर चलने लग जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम बताएं किस तरह से फैक्टर काम करता है। एक मिनट, चला रहा है तो कुछ चल रहा है कुछ, एक मिनट। ये बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा ब्राज़ील का यहाँ पे बना देंगे। ये जैसे ब्राज़ीलियन कोस्ट है, थोड़ा समझाने को बता रहे, थोड़ा सही नहीं बनाया हुआ अभी क्योंकि ये सब काम नहीं कर रहा है अभी। ये ब्राज़ीलियन जैसे कोस्ट ले लें ये, ठीक है। ये कौन सा है, साउथ अमेरिका, ठीक मान लो ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। लेकिन ये ब्राज़ीलियन कोस्ट है, ठीक है। कौन सा है, ब्राज़ील कोस्ट, ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील है, ठीक है। इससे जब ये यहाँ पे इक्वेटोरियल करंट चलेगी, ठीक है, जो इक्वेटोरियल करंट चलेगी, विषुवत रेखीय धारा चलेगी, जो यहाँ पे ब्राज़ील की तरफ से टकराएगी तो दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। एक धारा ऐसे चली जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ, और दूसरी धारा ये ऐसे चली आएगी किसके, ब्राज़ील के पैरेलल होते हुए चली जाएगी, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं, उत्तरी शाखा जो खाड़ी के नाम से जानते हैं, खाड़ी की धारा के नाम से जाने जाता है इसे। और दूसरी जो धारा है ये कहाँ से चली जाती है, दक्षिणी शाखा ब्राज़ील की धारा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इस तरह से डिवाइड हो जाती है, क्या है, दो भागों में बढ़ जाती है। तो तट की दिशा का भी ये क्या होता है, धाराओं की दिशा में परिवर्तन लाते हैं, यानी कि क्या होते हैं, ये कारक है। धाराओं की दिशा में परिवर्तन लाने वाले कारक कौन है, तट की दिशा का आकार। अगर निकला हुआ या उभरा हुआ आकार है तो इसमें क्या हो रहा है, डिवाइड हो रही है, ठीक है, दो भागों में डिवाइड हो जा रही है। कौन सी, इक्वेटोरियल करंट दो भागों में डिवाइड हो जा रही है। नेक्स्ट है तलीय आकृतियाँ। ये तलीय आकृतियाँ यानी कि कोस्टल जो उसकी आकृतियाँ होंगी, यानी कि स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। तलीय आकृतियाँ होंगी यानी स्ट्रक्चर्स होंगे। ये शायद हम इसमें बता नहीं पाएंगे लेकिन आपको ओरली बता दे रहे हैं। महासागरीय तली की असमानताएं, ठीक है, धाराओं के मार्ग को प्रभावित करती हैं। जब इन धाराओं के मार्ग में जो अंतर महासागरीय कटक होते हैं जिन्हें बोलते हैं ब्रिज,
जो सागरी कटक होते हैं सागरों के नितल में बनते हैं, ठीक है, जो कैसे वॉल्केनिज्म की क्रिया होती है उनके द्वारा बनते हैं, बाकी हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है। तो धाराएं कुछ क्या होती है, जब इनसे टकराती हैं तो कुछ दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। क्या होती है, जो धाराएं अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखेंगे जैसे गल्फ स्ट्रीम है, आप देखना मैप में गल्फ स्ट्रीम है, स्कॉटलैंड है उसके पास पे, जब यह वहाँ पे एक रिज है, कौन सी, विबिल टाइमसन रिज बोलते हैं, जैसे विबिल टाइमसन रिज बोलते हैं कटक, ठीक है, वो पार करती है तो वह दाहिनी ओर मुड़ जाती है, ठीक है। कौन सी, स्कॉटलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है, वहाँ पे कौन सा कटक है, विबिल टामसन सॉरी कौन सा है, विबिल टामसन कटक है, वो रिज है, तो वह उससे जब टकराती तो दाहिनी ओर अपने मुड़ जाती है, ठीक है। और इसी तरह उत्तरी जो बृहस्पति रेखी धारा है, ये भी ये तो हम पढ़ाए अभी जस्ट लास्ट वाला लेक्चर हुआ था उसमें पढ़ाए थे, ठीक है। कौन सा है, मध्य अटलांटिक कटक यानी मिड अटलांटिक रिज है, उसको पार करते समय ये दाहिनी ओर मुड़ जाती है, ठीक है। तो इसका फैक्टर है धाराओं की दिशा में परिवर्तन लाने का, तलीय आकृतियाँ, तट की दिशा, मौसमी परिवर्तन। मौसमी परिवर्तन किस तरह से है, ठीक है, बात करें मौसमी परिवर्तन की, तो मौसमी परिवर्तन किस तरह से इसका एक फैक्टर होगा कि कई स्थानों पे बदलते मौसम के साथ धाराओं की दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। जैसे मानसूनी हवाओं का, जैसे मानसूनी हवाएं हैं वो क्या होती हैं, परिवर्तन होती हैं उनका, ठीक है, आपको पता है ईयर में परिवर्तन होता है, सब पढ़ा दे, क्लाइमेट पढ़ाया है उसमें। तो आपने देखा हिंद महासागर की धाराएं की दिशा परिवर्तन करता है, जैसे देखा होगा शरतकालीन मानसून है, ठीक है, शरतकालीन मानसून आता है जो उत्तर पूर्व से आता है मानसून, ठीक है, उत्तर पूर्व से जो मानसून आता है, ठीक है, शरतकालीन मानसून उत्तर पूर्वी मानसून के समय मानसूनी धाराओं के तट के सारे दिशा के पूर्व से पश्चिम होती हैं, और जबकि ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ धाराओं की दिशा बदलकर उत्तर पूर्व हो जाती है, ठीक है। अगर शरतकालीन है तो उत्तर पूर्व मानसून ये आता है, शरतकालीन आपको पता है, अभी मानसून तो नहीं पढ़ाएंगे ना, तो शरतकालीन उत्तर पूर्व जो मानसून के समय मानसूनी धाराओं के तट के सारे दिशा पूर्व से पश्चिम हो जाती है इनकी, ठीक है। और जब ये ग्रीष्मकालीन मानसून के इफेक्ट में जो वो आते हैं, दक्षिण पश्चिम से ग्रीष्मकालीन मानसून होते हैं, ठीक है, तो उस समय इनकी धाराओं की दिशा बदल कर क्या हो जाती है, उत्तर पूर्व हो जाती है, ठीक। मौसमी परिवर्तन भी इनका इफेक्ट लाता है, ठीक है। और लास्ट है पृथ्वी का परिभ्रमण, यानी कि रोटेशन, रेवोल्यूशन अलग बताया अभी, परिभ्रमण अलग गति है, ठीक है। पृथ्वी का परिभ्रमण है पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व दिशा में, ठीक है, क्या होता है, घूर्णन के कारण, जैसे कि अपने एक्सेस पे 23.5 डिग्री पृथ्वी पश्चिम यानी कि वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, ठीक है। तो इनके कारण धाराओं का भी परिवर्तन होता है, ये अपने सर्कुलर मोशन में यानी कि गोलाकार रूप में ये घूमने लग जाती है सर्कुलर मोशन में, पृथ्वी के परिभ्रमण रोटेशन के कारण, ठीक है। और पृथ्वी के ही परिभ्रमण के कारण ही यानी कि रोटेशन के कारण ही धाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर यानी कि राइटवर्ड मूवमेंट में, और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर यानी कि लेफ्टवर्ड मूवमेंट में ये मुड़ती हैं, ठीक है। एक बार पृथ्वी का परिभ्रमण इसमें काफ़ी रोल प्ले करता है, कौन सा, कि पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती, यू नो दैट, ठीक है। घूर्णन के कारण यानी कि रोटेशन के कारण पृथ्वी जैसे गोलाकार घूमती उस तरह से ये करंट से भी गोलाकार घूमने लग जाती हैं, ठीक है। और पृथ्वी के रोटेशन के कारण ही अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करी जाए, नदर्न हेमिस्फीयर की बात करी जाए, तो वहाँ पे ये करंट्स क्या अपने दाईं ओर यानी कि राइटवर्ड मूवमेंट में घूमेंगे, राइटवर्ड मूवमेंट में करेंगे, और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में ये अपनी बाईं ओर यानी कि लेफ्टवर्ड मूवमेंट में ये घूम जाती हैं, क्या, ओशनिक करंट्स, ठीक है। तो ये आज हमने इसे बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया, क्योंकि लिखना मेरा कम हो पाया क्योंकि पेन इसमें काम नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी लैपटॉप की, उस तरह से नेक्स्ट क्लास अभी हम आपको इसलिए इसका फर्स्ट, वैसे भी इंटरनेट हम क्लास लेते हैं आपको पता है, नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे कि अब हम आपको बताएंगे कौन कौन सी ओशनिक करंट्स हैं, जो पैसिफिक ओशनिक करंट्स एंड इंडियन ओशनिक करंट्स एंड अटलांटिक ओशनिक करंट्स कौन कौन सी होती है और किस तरह से कहाँ से चलती हैं, वो पूरी बेसिक से बताएंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप पढ़ लेंगे फिर आपको अपनी मैकेनिज्म पता चल जाएगी किस तरह से क्यों वहाँ पर जा रही हैं और कौन सी धारा से मिलकर क्या मतलब इसका आगे मैकेनिज्म होता है, तो अच्छे से बेसिक से समझा देंगे। कोशिश करेंगे कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए जल्दी से, परसों हम क्लास लेके आएँ, क्योंकि बहुत डिले हो गया था। पहले तो हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी, उसके बाद ये लैपटॉप में हमारा वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है। आपने सुना होगा ना कि एक मुहावरा है ना कि कंगाली में आटा गिला, क्योंकि दिक्कत पे ही दिक्कत हो जाना, ये हो गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे
क्योंकि हमारी और भी दूसरी चैनल है, उस पर भी हमारी क्लास होती है, तो उस पर भी हम क्लास नहीं ले पाए। और आप लोगों को सोच रहे होंगे कि मैम ऐसा क्या है कि क्लास नहीं ले पा रही हैं, कि प्रॉब्लम ही रही होगी जब भी हम क्लास नहीं लेते। अदरवाइज़ पूरी कोशिश करते हैं कि डिले ना हो और कोई गैप ना हो क्लास में, ठीक है, क्योंकि उससे कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, ठीक है, कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, मैं भी जानती हूँ क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट रह चुकी हूँ, मुझे भी पता है, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट क्लास इसके लेके आएंगे, और ये मेरा फर्स्ट पार्ट है बेसिक से। अगर जो आपको समझ में नहीं आया है, अब बेझिझक बताइएगा कि क्या समझ में नहीं आया, उसको बताएंगे, क्योंकि इसमें हम ओरली बता पाए कुछ चीज़ हम लिख के नहीं बता पाए क्योंकि पेन वर्क नहीं कर रहा है इसलिए, ठीक है। बाकी आप हमें बताइएगा, जो समझ में नहीं आता उसको फिर से हम समझा देंगे। और इसके 3 पार्ट होंगे जिसमें हम आपको पूरे ओशनिक करंट्स में बता देंगे। बताने के लिए तो हम एक लेक्चर में ही बता दें, लेकिन फिर बहुत लंबा हो जाएगा तो आपको बोरिंग हो जाएगा पढ़ने में, क्योंकि अगर आप फोकस बनाएंगे तो कितना ही 40 मिनट तक, इससे ज़्यादा कोई फोकस नहीं बना सकता है, ठीक है। कंसंट्रेशन बनाने के लिए 40 मिनट से ज़्यादा नहीं रख सकता है, तो इसलिए इतनी हम क्लास लिए। बाकी 2 पार्ट और लेके आएंगे, कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद आपको पता है आर का डेट आ चुकी है, तो अब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे ज्योग्राफी। बाकी हमारी एक और चैनल है यूपीपीएससी अध्ययन, उस पर हम जीएस का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, ठीक है। तो अब बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। काफ़ी प्रॉब्लम्स के बाद भी आज मैंने, थैंक गॉड, मैंने क्लास कंप्लीट कर ली। मतलब बहुत बार लाइट भी गई और टेक्निकल जो इशू हैं वो तो हैं ही है लाइफ में, और बाकी हम सॉल्व करते हैं। और फिर आइए बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये क्लास, और किस तरह से आप इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, और क्या समझ में नहीं आया वो भी बेझिझक कहिएगा। जो अगर आप टॉपिक समझ में नहीं आया वो अगेन पढ़ा देंगे, क्योंकि अगर ओशनिक करंट्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी तो इससे बनने वाले कॉन्सेप्ट जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप आराम से टैकल कर ले जाएंगे। रटने से कभी भी कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।